बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 159 एवोल्यूशनरी थॉट आफ्टर डार्विन। डार्विन की डेथ के बाद तकरीबन 1930s में या उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ तरह के आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन एक तरह से आया था इसकी स्टडीज़ में एवोल्यूशन की, क्योंकि साइंटिस्ट ने ना सिर्फ डार्विन के आइडियाज़ को दोबारा से एक्सप्लोर किया बल्कि उसके साथ दूसरी स्टडीज़ जैसे जेनेटिक्स हैं उनको इन्वॉल्व करके उसके साथ उनको मिलाकर स्टडी किया। तो इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एवोल्यूशनरी थॉट बिगेन इन 1930s एंड हैव कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स विद डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी इज़ कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस और नियो डार्विनिज्म। यानी वो सारी स्टडीज़ जो कि 1930s और उसके बाद हुई हैं और आज तक जारी हैं उनको हम मॉडर्न सिंथेसिस या नियो डार्विनिज्म का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें एक तो डार्विन के बेसिक आइडियाज़ को, डार्विन की जो बेसिक एवोल्यूशनरी थ्योरी है उसके साथ मॉडर्न जेनेटिक्स या पॉपुलेशन जेनेटिक्स को मिलाकर जो है वो उसको स्टडी किया जाता है, इसलिए हम उसको नियो डार्विनिज्म कह रहे हैं। अब हम देखें कि इसमें जो है बायोजियोग्राफी का एक बेसिक रोल है। बायोजियोग्राफी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर द अर्थ। तो इस पे बायोजियोग्राफी का बहुत बड़ा दखल है एवोल्यूशनरी जो स्टडीज़ हैं उनके हवाले से। In the tradition of Darwin and Wallace, biologists of the period of modern synthesis recognized the importance of geography in explaining the evolution and the distribution of plants and animals. तो इसमें हम बेसिकली कंसिडर क्या करते हैं कि जो अर्थ है हमारे पास, जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें पहले ज़मानों में या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या कंडीशन पाई जाती थी लैंड्स की जो प्लेट्स हैं और अब आजकल क्या पाई जाती है। फिर हम उसके मुताबिक प्री डिस्पोजिशंस करते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ पेश करते हैं, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसे एनिमल्स का होना या मुख्तलिफ एनिमल्स का होना जो है वो क्या साबित करता है। One of the distribution pattern that biogeographers try to explain is how similar groups of organisms can live in places separated by seemingly impenetrable barriers. यानी सपोज कि जैसे डार्विन ने ऑब्ज़र्व किया था कि एक जो हॉर्सेस की स्पीशीज़ है उसके फॉसिल्स उसको मिले वहाँ से, जो कि साउथ अमेरिकन जो लैंड्स थी या आइलैंड्स थे उनके अंदर, जबकि उसने ये देखा था कि जो वहाँ पे रहने वाले हॉर्सेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं साइज़ के हिसाब से भी। तो यही तसव्वुर किया गया कि बेसिकली जो है साउथ अमेरिका में 1500 जो है वो उससे पहले काफ़ी अर्सा पहले जो है वहाँ पे हॉर्सेस एग्जिस्ट करते थे। हो सकता है वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हों और ये जो लिविंग स्पीशीज़ मौजूद थी हॉर्सेस की, ये बेसिकली जो है वो यूरोप से लाए गए थे और ये 1500 या उसके बाद की ही बात है। तो उसमें बेसिकली यही चीज़ सामने आई कि बज़ाहिर जो नज़र आता है हमें कि दो मुख्तलिफ इलाके यानी अफ्रीका या यूरोप या अमेरिका की लैंड्स के दरमियान में फ़िज़िकल बैरियर्स मौजूद हैं। वो माउंटेन्स हो सकती हैं या ओशंस हो सकते हैं। उनके होने की वजह से दो मुख्तलिफ इलाकों में हमें एक जैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को कैसे मिल सकते हैं। यानी यूरोप में एक तरह के हॉर्सेस पाए जाते थे और वही हॉर्सेस के फॉसिल्स डिस्कवर हुए साउथ अमेरिकन लैंड्स में से, तो क्या वजह हो सकती है। तो सिंपली बायोजियोग्राफर्स ने एक्सप्लेन किया कि मे बी जो आज हमें फ़िज़िकल बैरियर्स के ज़रिए अलग हुए हुए हिस्से नज़र आते हैं ज़मीन के, हो सकता है किसी ज़माने में वो जुड़े हुए हों, उनके दरमियान में कोई बैरियर यानी कोई ओशन ना हो, वहाँ पे पूरी लैंड हो और वो एनिमल्स जो हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फ्रीली मूव कर सकते हों। तो हो सकता है कि वो साउथ अमेरिका में आए हों, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई हो, वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हों दोबारा, और फिर बाद में किसी ईयर में किसी ज़माने में उनके अंदर फ़िज़िकल बैरियर का भी एग्जिस्टेंस हो गया हो। तो इसमें बायोजियोग्राफर्स मेनली ये बताते हैं कि हाउ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन प्लेसेस सेपरेटेड बाय सीमिंगली impenetrable barriers. Recall that Darwin was struck by the presence of fossil horses in South America. This distribution was puzzling because modern horses were introduced to America from Europe. Could the fossil horses have arisen in America, migrated to Europe and then became extinct in America? यानी बायोजियोग्राफर्स इस तरह की स्टडीज़ करते हैं कि मे बी हमारे पास जो हॉर्सेस हैं वो पहले अमेरिका ही में पाए जाते हों, उनकी नेटिव स्पीशीज़ हों, उसके बाद उन्होंने माइग्रेट कर लिया हो यूरोप में वो सर्वाइव कर गए हों, लेकिन जो उनकी नेटिव जगह थी अमेरिका वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो गए हों, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई हो, ख़त्म हो गए हों और यूरोप में उनका सर्वाइवल रह गया हो। तो बज़ाहिर हमें ये लगा कि शायद वो यूरोप से माइग्रेट करके आए हैं, यूरोप से उनको मंगाया गया है, लेकिन ये उससे भी बहुत पहले की बात थी कि वो अमेरिका में वहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस पहले से मौजूद था।
Biogeographers also try to explain why plants and animals separated by geographical barriers are often very different in spite of similar environments. यानी ये भी हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ जो बैरियर्स दरमियान में मौजूद हैं उनके आर पार रहने वाले एनिमल्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो उनमें सिमिलैरिटीज़ का जो है वो एनवायरनमेंट की सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उनके दरमियान में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे उनके करैक्टर्स काफ़ी डिफरेंट हैं। जोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो उनके दरमियान में फिर डिफरेंस का बायस कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एवोल्यूशन में टेक डिफरेंट डायरेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर मेजर प्रीडेशन इन अफ्रीका एंड अमेरिका माइट बी एक्सपेक्टेड टू डिफर इफ़ दे हैड नो कॉमन एंसेस्ट्री। यानी फिर हम ये सपोज करते हैं कि मे बी जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं दो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और उनके दरमियान में फिजिकल बैरियर भी मौजूद है, मे बी दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर, उनकी एंसेस्ट्री ही अलग हो, इस वजह से उनकी जनरेशन्स में डिफरेंस पाए जाते हैं। Finally, biogeographers try to explain why oceanic islands such as Galapagos often have relatively few but unique resident species. यानी फिर हमें ये भी पता चलता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टोटली ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि और कहीं नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैलापैगोस जैसे आइलैंड है उसके अंदर कुछ ऐसे रेजिडेंट स्पीशीज़ हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैलापैगोस आइलैंड पे ही उनका एग्जिस्टेंस हुआ है, वहीं पे उनका एवोल्यूशन के नतीजे में उनकी नई स्पीशीज़ अराइज हुई हैं, तो वो इसलिए उनके फीचर्स हैं वो कहीं और नहीं पाए जाते। दे ट्राई टू डॉक्यूमेंट आइलैंड कॉलोनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट एवोल्यूशनरी इवेंट्स विच मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवोल्यूशनरी इवेंट्स इन द एंसेस्टर मेनलैंड ग्रुप्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बायोजियोग्राफर्स इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली, जो जोग्राफ़ी है वो मुख्तलिफ जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं लैंड के ऊपर उनके बारे में भी बता देती है। मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स सच एज वॉल्केनिक एक्टिविटी, द मूवमेंट ऑफ ग्रेट लैंड masses, climatic changes and geological uplift, mountain building etc. in creating or removing the barriers to the movements of plants and animals. फिर ये भी पता चल जाता है बायोजियोग्राफर्स जो स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ जो ज़मीन के एरियाज़ हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है सेडिमेंट्स की, कि मुख्तलिफ एरियाज़ में कहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके नतीजे में पहले वहाँ पे माउंटेंस मौजूद नहीं थी, अब वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह की मुख्तलिफ जो जियोलॉजिक अपलिफ्ट्स हैं, यानी जो अर्थ की क्रस्ट या अर्थ की प्लेट्स मूव करती हैं उनके नतीजे में मुख्तलिफ जो डिस्ट्रप्शंस होती हैं, डिस्टर्बेंसेस होती हैं ज़मीन के अंदर, तो वो कब और किस ज़माने में वहाँ पे अकरेंस हुई है उनकी। As the scientists learn more about Earth's geologic history, they understand more about the animal distribution patterns and factors that played important roles in animal evolution. Only in understanding how the surface of the Earth came to its present form can we understanding its inhabitants. फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके मुताबिक अर्थ की पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि दो मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो सकते हैं। Biogeographical information can be applied to the study of contemporary environmental problems. Prehistorical removal of geographic barriers allowed the species from one region of the world to invade other regions. यानी पहले हो सकता है कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग अलग हों, उसके बाद उनके दरमियान अर्थ के प्लेट्स के टकराने की वजह से वो एक दूसरे से जुड़ गए हों और फिर एनिमल्स के लिए कोई फिजिकल बैरियर ना रहा हो और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हों, sometimes dramatically changing the species composition. Invading species tend to be highly competitive with high reproductive potential and have been important agents for extinction in region that they invade. अब क्या होता है कि दो रीजन्स जब आपस में मिले हैं, ज़मीन के दो टुकड़े आपस में मिले हैं, उसमें स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आने का मौका मिला है। अब जो आने वाले हैं या इन्वेडर जो स्पीशीज़ है, हो सकता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो, बहुत ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल हो और आते ही जो पहले वहाँ पे लोकल स्पीशीज़ मौजूद थी उसके ऊपर धावा बोल दे, उनके लिए जो है वो एक्सटिंक्शन का बायस बन जाए और इस तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द प्लियोसीन एंड मायोसीन एपॉक्स अबाउट 10 मिलियन ईयर्स अगो, द सेंट्रल अमेरिकन लैंड ब्रिज फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यानी तकरीबन 10 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में एक ब्रिज की फॉर्मेशन नेचुरली हो गई। मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज दिस ब्रिज लैंड ब्रिज टू मूव बिटवीन कॉन्टिनेंट्स. Information from the study of past events is now being applied to predict the effects of removal of geographical barriers on native populations. तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान में मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं या इवन प्लांट स्पीशीज़ की जो पोलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गई और इस तरह से दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई विद रेफरेंस टू देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की जैसे और प्रेडिक्शंस भी हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम इन जियोग्राफिकल बैरियर्स को
जो है वो सपोज़ कर लें कि वो ख़त्म कर दिए जाएँ तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं। तो एक सपोजिटली चीज़ है जो कि अभी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल द प्रपोज सी लेवल कैनाल अक्रॉस द पनामा कुड ब्रिंग एन इंटरचेंज ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। यानी अगर दोनों ओशंस के दरमियान में एक कैनाल डेवलप कर दी जाए पनामा के कैनाल के सूरत में, तो ओशंस के दरमियान में क्या होगा, कॉजिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फिशेस एंड अदर एनिमल्स। इन एडिशन द कैनाल कुड इंट्रोड्यूस द वोरेशियस कोरल प्रीडेटर्स एकेंथेस्टर प्लेंसाई इनटू द कैरिबियन रीजन। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं या दूसरे इलाके में दाखिल होने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो दूसरों के लिए या नेटिव स्पीशीज़ के लिए ख़तरा बन सकती हैं। Evolution is one of the major unifying themes in biology because it helps explain both the similarities and diversity in life. तो एवोल्यूशन पढ़कर हमें पता चलता है किस चीज़ का कि मुख्तलिफ एनिमल्स आपस में किस तरह से सिमिलर हैं, उनमें होमोलोगस करैक्टर्स हैं, एनालोगस हैं, या उनमें डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है, मुख्तलिफ उसके पैटर्न्स हम पे खुलते हैं। दूसरी बात यह है कि एवोल्यूशन जो है वो हमारे पास सिर्फ एक अकेली स्टडी नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे दूसरे जो है वो हमारे पैनोरामा इसका काफ़ी बड़ा है। मुख्तलिफ और स्टडीज़ को मिलाकर हम इसमें देखते हैं। बायोजियोग्राफी गिव्स द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट्स, हैबिटेट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। अब एक हमारे पास बायोजियोग्राफी का हमारे पास एक व्यू है जो कि पैटर्न्स बता देती है। पेलियोंटोलॉजी प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। पेलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, वो भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंपाइल करने में हमें हेल्प करती है। कंपैरेटिव एनाटमी लीड्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। फिर हम मुख्तलिफ एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स इंटरनल देखते हैं उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनमें होमोलोगस जनरेशन हुई है या उनमें कुछ किसी और तरह का पैटर्न फॉलो किया है एवोल्यूशन ने। Molecular biology provides evidence of relatedness of animals based on their biochemical similarities. This evidence leaves little doubt of the evolution has occurred in the past. तो इसमें हमें ये पता चल जाता है, इन सारी चीज़ों को जब हम कंपाइल करके स्टडी करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि एवोल्यूशन वाकई जो है वो हो रहा है शुरू से लेकर अब तक, जब से इन ऑर्गेनिजम्स का जो है वो स्टार्ट हुआ है।